हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ प्रिया मल्होत्रा। वेलकम टू आवर वीडियोस। आज हम करेंगे नेशनल इनकम का चैप्टर। इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर कंप्लीट किया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम नेशनल इनकम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम की सभी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस के साथ अपडेट रह सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस में सब कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नेशनल इनकम का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर हो कि जो कि 12th क्लास के हर एक बच्चे को एक हवा लगता है। नेशनल इनकम का चैप्टर आप बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को रेफर करके। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। सबसे पहले हम करेंगे कुछ टर्म्स। तो सबसे पहली टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? देखिए, जो भी चीज़, ये हमारा जैसे इंडिया का बॉर्डर है, ये हमारा इंडिया है, ये इसका बॉर्डर है। जो भी चीज़ हमारे इंडिया के अंदर है या जो भी चीज़ इंडिया में बनी है वो चीज़ तो इंडिया की है ही है और वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर जो भी चीज़ है वो तो इंडिया की है ही है, प्लस साथ में कुछ बाहर की भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की हैं। लाइक एयर इंडिया का प्लेन है, रशिया से जापान के बीच में वो उड़ रहा है। तो बताएं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा या जहाँ पर भी वो फ्लाई कर रहा है वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा? तो जो एयर इंडिया का प्लेन है वो रशिया से जापान के बीच में फ्लाई कर रहा है। तो आप ये बताएं कि जो एयर इंडिया का एरोप्लेन है वो कहाँ की प्रॉपर्टी है, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? रशिया की, जापान की या इंडिया की टेरिटरी में आएगा? तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया का जो प्लेन है वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, इंडिया का प्लेन है वो। अब सिंगापुर एयरवेज का प्लेन है, वो इंडिया से जापान के बीच में फ्लाई कर रहा है, तो ना तो वो इंडिया की प्रॉपर्टी है ना तो वो जापान की प्रॉपर्टी है, वो सिंगापुर की प्रॉपर्टी है और वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की टेरिटरी में वो नहीं आएगी। देखिए, इंडियन एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज होती हैं। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए में इंडियन एम्बेसी है। वहाँ पर कोई इंडियन है जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, तो वो जो इंडियन है वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे क्योंकि वो इंडियन हैं। फिशिंग बोट्स हैं, ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कुछ लिमिट के बाद जो वाटर होता है वो इंटरनेशनल वाटर हो जाता है, और वहाँ पर अगर कोई इंडियन फिशरमैन कोई भी अपना ऑपरेशन कर रहा है तो जो इंडियन फिशरमैन है या उसकी जो एक्टिविटी है वो कहाँ की मानी जाएगी? इंडिया की, या वो जिस इंटरनेशनल वाटर में वो होगा वहाँ की मानी जाएगी? तो वो मानी जाएगी कि वो जो फिशरमैन है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करता है, ना कि जिस देश के इंटरनेशनल वाटर में वो है। ठीक है, तो ये था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके बाद देखिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? एम्बेसीज। जैसे अब हमारी कंट्री की एम्बेसी बाहर की कंट्रीज़ में है तो बाहर की कंट्रीज़ की एम्बेसीज भी यहाँ पर होंगी। लाइक एग्जांपल लेते हैं जापानीज़ एम्बेसी। अब जापानीज़ एम्बेसी इंडिया में है तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो वो इंडिया में, लेकिन किसके लिए काम करती है? जापान के लिए, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, ये जितने भी होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये अगर किसी भी देश में काम करती हैं लाइक इंडिया, यूएसए, ये उस डोमेस्टिक टेरिटरी में, उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। ये कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में आते हैं? जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरली रिसाइड करता हो इंडिया में, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री, जहाँ पर वो रहता हो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन। कमाना, स्पेंड करना और बचाना, कमाना, खाना और बचाना, वो तीनों उसी कंट्री में होने चाहिए जहाँ पर भी वो रहता है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। नॉट इंक्लूडेड, नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? नॉर्मल रेजिडेंट में फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, जो हमारी कंट्री में बाहर के देश के लोग घूमने आते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट में, क्योंकि वो यहाँ पे ना तो अर्न करने आए हैं, स्पेंड ज़रूर करते हैं, एक्यूमुलेट नहीं करते, तीनों चीज़ें जो हैं वो इंडिया में नहीं करते, तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई नहीं करता। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, देखिए हमारी कंट्री में अलग अलग एम्बेसीज़ हैं, उन एम्बेसीज़ में जो लोग काम करते हैं वो सारा टाइम हमारी कंट्री में रहते हैं, तो क्या वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे? जी नहीं। लेकिन अगर वो हमारी कंट्री में 1 ईयर या उससे ज़्यादा रह जाएंगे तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे।
जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस कंट्री में काम करती हैं वो वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट कभी भी नहीं बनते। जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर होता है वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। क्रू मेंबर्स, जो क्रू मेंबर्स होते हैं फॉरेन वेसल्स के, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आते। ठीक है, अब फॉरेनर क्रू मेंबर है, वो इंडियन ओशन में आ जाए या इंडिया के वाटर में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह गए तो वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज़ जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। और जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं ना, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये नेपाल है और ये इंडिया है। ठीक है, अब कोई मानिए ये इंडिया का बॉर्डर है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, ये इनका बॉर्डर है। अब कोई पर्सन बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास रहता है। अब ये अर्निंग करता है नेपाल में, ये रोज़ कमाने जाता है नेपाल में, लेकिन कमा के वापस आ जाता है इंडिया में। तो आप ये बताएं कि इसकी अर्निंग जो है वो नेपाल में है, बाकी स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन सब कुछ यहाँ पर है। तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, नेपाल का या इंडिया का? तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इस केस में बंदा जहाँ पर रहता है वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, चाहे वो अर्निंग कहीं से भी करे। तो इस केस में वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। देखिए, अब है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप 2 तरीके से मिलती है। पहले तो मिलती है बाय बर्थ ऑटोमेटिकली, हमें क्या यहाँ का सिटीज़न बनाया गया है या हम बाय बर्थ ही यहाँ के सिटीज़न हैं, हम ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीज़न हैं। दूसरा लीगली अटेन सिटीजनशिप, आपको लीगली भी आप कहीं की सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं बाहर जाके किसी भी बाहर की कंट्री की हम सिटीजनशिप ले सकते हैं और हमारी कंट्री में भी कोई आके यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके। तो 2 तरीके से हम कहीं के भी सिटीज़न बन सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रेजिडेंटशिप की, कोई भी पर्सन अगर 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह जाता है तो वो यहाँ का रेजिडेंट तो बन जाता है, लेकिन वो यहाँ का सिटीज़न नहीं बनता। ठीक है, कोई भी बाहर की कंट्री का बंदा है, वो यहाँ पर आकर अर्न करता है या कुछ भी करता है, यहाँ पर घूमने आता है, अगर वो यहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा रह गया तो वो यहाँ का रेजिडेंट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ का सिटीज़न नहीं बनेगा। सिटीज़न बनने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है जिससे कि वो पर्सन सिटीज़न बनता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अर्न की जाती है बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अभी फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? मतलब कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करना जहाँ पे कुछ एक आउटपुट निकल कर आए। सपोज़ हमने एक लैंड के ऊपर लेबर की हेल्प से, रॉ मटेरियल की हेल्प से हमने एक फाइनल आउटपुट बनाया, फाइनल गुड्स बनाया, तो वहाँ से जो इनकम अर्न की जाएगी वो होगी फैक्टर इनकम। लाइक हमने लेबर को वेजेस दिए, जिस लैंड पे हम काम कर रहे थे रेंट, जिसको रेंट मिला, या बिजनेस में काम कर रहे थे, बिजनेस से जो प्रॉफिट मिला, वो होती है फैक्टर इनकम। और ये नेशनल इनकम का पार्ट होता है और नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम अर्नड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न। बिना कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किए, कोई बिना प्रोडक्टिव काम किए जो इनकम अर्न होती है, यानी जो फ्री में बिना कुछ प्रोडक्टिव काम किए जो भी हम इनकम अर्न करते हैं, दैट इज ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के लिए आपने क्या काम किया? प्रोडक्टिव, कोई काम नहीं किया। ओल्ड एज पेंशन के लिए क्या काम किया? फिलहाल तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं ना ऐसा प्रोडक्टिव जिसके बदले में आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। स्कॉलरशिप, स्कूल से स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली, तो प्रोडक्टिव काम क्या किया? मेहनत की, समझ आ रहा है, लेकिन प्रोडक्टिव काम क्या किया? इसमें कुछ भी नहीं किया। तो ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। और फैक्टर इनकम से प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम में प्रोडक्शन होता है और ये नेशनल इनकम का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ किए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस होल्ड हम लोग होते हैं, हम लोग मिल्क परचेज करते हैं, हम किस लिए मिल्क परचेज करते हैं? कंजम्पशन करने के लिए। ठीक है, हम जो मिल्क परचेज करते हैं हम वो कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? लाइक मशीनरी परचेज बाय फर्म ने कोई मशीनरी परचेज किया है तो वो एक इन्वेस्टमेंट है ना। देखिए लाइक एक सीए का ऑफिस है, सीए के ऑफिस में उसने 10 से 15 कंप्यूटर लगा रखे हैं, तो वो किस लिए लगा रखे हैं? वो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। काम तो ज़रूर निकल के आ रहा है उससे, लेकिन उसने वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ठीक है, फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल
और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। या तो सेम ईयर में उनको रीसेल कर दिया जाएगा या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डेयरी शॉप है, डेयरी शॉप मिल्क परचेज करती है, तो वो आगे क्यों मिल्क परचेज कर रही है? रीसेल के लिए। तो डेयरी शॉप के लिए मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और वही मिल्क हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड्स, क्योंकि हमने उसे कंजम्पशन करने के लिए परचेज किया है। फर्दर प्रोडक्शन, देखिए फर्दर प्रोडक्शन में क्या आएगा? जैसे कि आप कोई स्वीट शॉप वाला मिल्क परचेज कर रहा है, स्वीट शॉप वाला स्वीट शॉप वाले ने अगर मिल्क परचेज किया तो वो मिल्क किस लिए परचेज कर रहा है? ना ही उसे कंजम्पशन करना है, ना ही उसे रीसेल करना है, उसे फर्दर प्रोडक्शन, उसे स्वीट्स बनानी है मिल्क से। तो उसके लिए मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में जो है वो डिफरेंस क्या है। पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, जो न्यूज़ पब्लिश करते हैं उन्होंने पेपर परचेज किया, वो उनके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? फाइनल गुड्स तो उनके लिए न्यूज़पेपर होगा, तो ये क्या होगा उनके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सेकंड हम करते हैं फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फर्नीचर परचेज किया स्कूल ने, स्कूल जो फर्नीचर परचेज कर रहा है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहा है, तो ये स्कूल के लिए फर्नीचर फाइनल गुड्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए, तो जो कंप्यूटर इंस्टॉल किए ऑफिस में वो ऑफिस के लिए क्या है? फाइनल गुड्स, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, देखिए अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आपको ये समझना है कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? सपोज कीजिए हमने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया 18,000 का। ठीक है, और आज से जब भी मैंने मोबाइल परचेज़ किया उसके 2, 3, 4, 5 महीने बाद अगर मैं उसको मार्केट में सेल करने जा रही हूँ तो वो सेल हो रहा है 15,000 का। तो आप बताइए ये जो इसकी वैल्यू कम हो गई मोबाइल फ़ोन की, ये किस वजह से कम हुई है वैल्यू? ये हुई है डेप्रीसिएशन की वजह से कम। फ़ोन के ऊपर क्या लग गया? डेप्रीसिएशन, 3,000 रुपये का, इसीलिए जो फ़ोन की वैल्यू है वो क्या हो गई मार्केट में? कम हो गई। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है जो एसेट के ऊपर लगता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। हम किसी भी एसेट को लगातार यूज़ करते रहते हैं और एक पैसेज ऑफ टाइम निकलता रहता है जिस हिसाब से, तो वो जो एसेट है वो डेप्रीशिएट होता ही होता है। तो ये जो 18,000 का हमने मोबाइल परचेज किया था ना, ये है इसकी ग्रॉस वैल्यू, और जो अब हमारा मार्केट में फ़ोन है वो 15,000 का है, ये है उसकी नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के दूसरे नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये भी लिखा मिले तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन ही होगा। ठीक है, अभी देखिए उसमें क्या करेंगे आप पेपर में, जब फॉर्मूला आपको क्रिएट करना होगा ग्रॉस से, जब भी ग्रॉस से नेट पे जाना होगा ऑलवेज माइनस डेप्रीसिएशन, जब भी नेट से ग्रॉस पे जाना होगा प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। देखिए अब सेकंड फॉर्मूला समझिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आपने 40 रुपये का कोई सामान बनाया, ठीक है, उस सामान में आपने अपने 10 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, इतने का आपने इनपुट यूज़ किया, लेबर सब कुछ इसी के अंदर है, उसके अंदर आपने 10 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट ऐड किया और आपका सामान हो गया 50 रुपीज़ का। ठीक है, ये 50 रुपीज़ है आपके लिए फैक्टर कॉस्ट। लेकिन क्या मार्केट में ये जो आपने सामान जो भी प्रोडक्ट बनाया है ये 50 में सेल होगा? नहीं, गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस लगा देती है बहुत अलग अलग तरह के। तो ये टैक्स लगने के बाद जो फैक्टर कॉस्ट की अमाउंट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और वो जो अमाउंट इंक्रीज होके आता है वो होता है मार्केट प्राइस। क्योंकि अब कंज्यूमर को इतना पे नहीं करना, कंज्यूमर को इतना पे करना है। सपोज कीजिए 10 रुपये का टैक्स लगा तो अब कंज्यूमर को कितना पे करना है? 60 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट होता है 50 रुपीज़, जो हमने अपनी कॉस्ट पे अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, ये जो आया दिस इज फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज कर देती है उसको ऐड करने के बाद आता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का डिफरेंस होता है एनआईटी। ठीक है, अभी हम समझेंगे एनआईटी क्या होता है। एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज होती हैं छूट। सपोज कीजिए जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया टोटल उसके ऊपर 10,000 का टैक्स लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके टैक्स के ऊपर आपको कुछ 2,000 की छूट दे दी, सब्सिडी दे दी, रिबेट दे दी, तो आपको गवर्नमेंट को अब कितना टैक्स पे करना है? सिर्फ 8,000। तो हमेशा जो भी आप टैक्स लेंगे वो सब्सिडीज़ को माइनस करके लेंगे, क्योंकि इतना टैक्स तो अब आपको गवर्नमेंट को पे करना ही नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अब देखिए, जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना होगा, जब भी आपको एफसी से एमपी पर जाना होगा, तो आप हमेशा प्लस करेंगे एनआईटी। जब भी आपको एमपी से एफसी पर जाना होगा, आप हमेशा माइनस करेंगे एनआईटी। फॉर्मूला क्रिएट करते टाइम आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो भी हमारे इंडिया के अंदर सब कुछ हो रहा है, जो भी इंडिया का सब कुछ है वो होता है डोमेस्टिक। और नेशनल के अंदर डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब ये एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। दोनों को माइनस करके, इन दोनों का डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस होता है वो होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बाहर से कितना पैसा आया और कितना पैसा बाहर गया, जो कि सब प्रोडक्टिव काम के ऊपर होगा। ट्रांसफर इनकम तो हम यूज़ ही नहीं करते, हम सब फैक्टर इनकम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पेपर के अंदर सिर्फ 2 दे रखा हो, फ्रॉम ना दे रखा हो, तो फ्रॉम को 0 ले लेंगे। -2 सपोज कीजिए 20 दे रखा है, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा? -20। इन दोनों में से जो भी ना दे रखा हो आप उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल, जब भी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, जब भी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस एनएफआईए। देखिए, एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? एनएफआईए के अंदर क्या आता है? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। इसके अंदर क्या आता है? देखिए, हमारे इंडियन रेजिडेंट्स बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं और वहाँ से जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं वो माइनस जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं और जो यहाँ से वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हमारा इंडिया का कोई बंदा कोई फॉरेन कंट्री में जाकर काम कर रहा है, वहाँ से उसे जो इनकम मिल रही है, दूसरा कोई फॉरेनर है इंडिया में आकर काम कर रहा है, उसे जो वहाँ से जो इनकम, हमारे इंडिया से जो इनकम मिल रही है, दोनों का डिफरेंस होगा नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। सेकेंड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है? ये होता है इनकम प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस से। इनसे जो पैसा फॉरेनर बंदे ने कमाया इंडिया में या इंडियन बंदे ने कमाया फॉरेन कंट्री में, उन दोनों का डिफरेंस। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी से या बिजनेस से बाहर के देश के बंदे ने हमारे देश में पैसा कमाया, हमारे देश के बंदे ने बाहर पैसा कमाया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी थर्ड होगा नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब ये नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? Net retained earning refers to that part of profit which is kept as reserve after paying the corporate tax and dividend। जो कंपनीज कुछ पैसा सेव करके रखती है ना, टैक्स, सब कुछ टैक्स, डिविडेंड सब कुछ पे करने के बाद, उसको बोलते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अभी इन दोनों में किस किस में डिफरेंस होगा? रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड। एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में काम करती है और यहाँ से उनका जो रिटेन्ड अर्निंग हुआ। अब एक इंडियन कंपनी है जो फॉरेन कंट्री में काम करती है, उनका जो रिटेन्ड अर्निंग हुआ। दोनों के रिटेन्ड अर्निंग को माइनस करके जो आएगा वो आएगा नेट रिटेन्ड अर्निंग। या तो एग्जाम में एनएफआईए डायरेक्टली दे रखा होगा, फ्रॉम और टू को माइनस कीजिए, एनएफआईए आ जाएगा। अदरवाइज ये 3 फैक्टर्स दे रखे होंगे, कंपोनेंट्स दे रखे होंगे, इन्हें प्लस कीजिए, एनएफआईए आ जाएगा। क्या? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज,
नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग्स। ओके, अब देखिए हमने अभी तक 3 फॉर्मूले किए। कौन से फॉर्मूले किए? पहला, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन करेंगे प्लस। सेकंड, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए एनआईटी करेंगे प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए एनआईटी करेंगे माइनस। थर्ड, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए गाइज, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमें गिवन क्या है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर ना फॉर्मूला क्रिएट करना होता है। जैसे ही फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है ना, फिगर्स को तो पुट करना पड़ता है बाद में, और आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए हमें क्या दे रखा है? एनडीपी एट एमपी। ठीक है, इक्वल टू लगाएं। हमें निकालना क्या है? जीएनपीएफसी, तो वो इक्वल टू के इधर रखें, जीएनपीएफसी। ठीक है, हमें ये गिवन है, तो यहाँ ये चीज़ हमारे पास है और यहाँ हमें पहुँचना है। हमें एन से जाना है जी पे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमें एन से जाना है जी पे। जब हमें जाना होता है एन से जी पे, हमें क्या करना पड़ता है? प्लस डेप्रीसिएशन। तो फॉर्मूला बनाएं, प्लस डेप्रीसिएशन। उसके बाद हमें डी से जाना है एन पे, हमें जाना है डी से, हमें जाना है एन पे। जब डी से एन पे जाते हैं तो प्लस एनएफआईए, फॉर्मूला बनाएं, प्लस एनएफआईए। उसके बाद हमें पी से जाना है पी पे, सेम है, इसे तो कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमें एम पी से जाना है एफ सी से, एम पी पे जाना है, एम पी से जाना है एफ सी पे, एम पी से एफ सी पे जाने के लिए माइनस एन आई टी, माइनस एन आई टी। तो ये लीजिए, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अभी पहले फॉर्म एन डी पी एम पी क्या है? 25,000। ठीक है, प्लस डेप्रीसिएशन कितना है? 5,000। ओके, एन एफ आई ए, अब एन एफ आई ए होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमारे पास फ्रॉम है 400, टू है 600। ओके, माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। अब हमें इस क्वेश्चन में आईटी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम आईटी को ले लेंगे 0। जो भी चीज़ गिवन नहीं होती है हमेशा उसको 0। और सब्सिडीज कितना दे रखा है? 30। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 25,000 और 5,000 30,000, प्लस इन दोनों को करेंगे तो -200 माइनस -30, 30,000 प्लस माइनस 30,000 -200 प्लस 30, 29,800 प्लस 30, तो आंसर आ गया 29830। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ भी गिवन हो और आपको जो भी मांगा गया हो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इन तीनों फॉर्मूलेज को, और स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले फॉर्मूला क्रिएट कीजिए, फिगर्स को पुट कीजिए, और कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस पे, और आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये थी हमारी नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो। इसके बाद भी नेशनल इनकम को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सब कुछ समझ आया हो जो भी मैंने आपको समझाया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे FB के पेज को फॉलो कर सकते हैं कोई भी डाउट पूछने के लिए। कोई भी आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।